अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगा कि प्रेगनेंसी का पीरियड जो है वो कैसे आपने गुजारना है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे से लेकर बच्चे के डिलीवर होने तक ये सारा पीरियड जो है आपने कैसे गुजरना है। इस दौरान क्या क्या आपको एहतियात करनी चाहिए, क्या क्या मेडिसिन करनी चाहिए और कैसे कैसे जो है वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करना है। और इस तरह और भी बहुत ज़रूरी अहम बातें हैं जो आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगी। तो सबसे पहले कि आप अगर एक जो है वो शादीशुदा फीमेल है, आपको जो है मंथली पीरियड्स नहीं है, मेंसेस नहीं है, जो मंथली आते हैं, तो आप बाज़ार से आसानी एक प्रेगनेंसी स्ट्रिप मिलती है, वो ले लें, आसानी मिल जाती है। तो वो लेके अपने यूरिन में उसको डिप करनी है, उसके ऊपर निशान लगाते हैं, उस निशान तक उसको डिप करना है, तकरीबन 10 सेकंड तक डिप करना है। उसके बाद उसको साइड पे रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे लाइनें शो होंगी उसके ऊपर। अगर तो एक लाइन शो हो तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, वैसे कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको मेंसेस नहीं है। तो अगर 2 वहाँ पे लिखी रह जाती हैं, उसके ऊपर लाइनें आ जाती हैं, तो इसका मतलब है आपको प्रेगनेंसी है। फिर वेल एंड गुड। फिर उसके बाद जो आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है, यानी कि आपने कंसल्टेंट जो है गायनेकोलॉजिस्ट किसी के पास जाना है, उससे जो मकामी हो, तो वहाँ पे विज़िट करना है। वहाँ पे जाके अपनी सारी हिस्ट्री बतानी है, उससे चेकअप करवाना है। तो वो जो है आपका स्कैन करेगी। उसके बाद जो है वो चंद एक मेडिसिन आपको रिकमेंड करेगी, जो कम से कम 3 माह तक आपने वो मेडिसिन जारी रखनी है। और इस माह तक, इस दौरान जो आपको वो एहतियात बताए उसके ऊपर भी सख्ती से अमल करना है, एहतियात भी लाजमी करनी है। और इसके साथ ही जो है आपका कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी अपनी इशू डिस्कस करना है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से। तो सबसे अहम बात ये है कि अगर तो आपको फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, तब तो जैसे है वैसे मतलब आपने हिस्ट्री जो है वो देनी है मंथली वाइज, जो मेंसेस का है इशू। तो मतलब कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो उसी सिलसिले से आप जो है वैलिड डॉक्टर के पास आइए, डॉक्टर के पास। तो वो आपको जो है वो चेकअप करेगी, मुआयना करेगी, उसके बाद आपके मेडिसिन रिकमेंड करेगी। इसके अलावा अगर आपको पहले 2-3 बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, या वो जो है बच्चा जो है आपके पेट में एक्सपायर हो जाता है, या बच्चा जो है वो मतलब कि डेज से पहले ही वो डिलीवर हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, या और बहुत सारी मतलब कम्प्लिकेशन लास्ट टाइम आपको फोकस हुई जिनका आपने ना वो किया, तो जो आपने के साथ हुई है, जो जो भी कम्प्लिकेशन हुई है, तो वो आपने सारी हिस्ट्री अपनी जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट को बताना है। जो आपकी वो डॉक्टर होगी उसको सारी हिस्ट्री बतानी है कि लास्ट टाइम जब मुझे प्रेगनेंसी हुई थी तब मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, तो मुझे अब मज़ीद दोबारा वही प्रॉब्लम ना इशू आए, तो उसके लिए काइंडली जो है आप मेडिसिन रिकमेंड करें, तो वो इंशाल्लाह आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगी। ऐसे बाज़ वक़्त होता है कि किसी की जो है वो बच्चों में अबॉर्शन हो जाता है, फीमेल को, तो बार बार अबॉर्शन होता है, उसके लिए फिर इंजेक्शन होते हैं वो क्रायोबिनान वगैरह के, तो वो मतलब के हार्मोन्स होते हैं, थेरेपी होती है, वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगी, जो भी होगा वैसे मतलब कि उसमें देगी। तो इन 3 मंथ में जो है, पहले 3 मंथ में आपने जो है वो मेडिसिन लेनी है जो आपको रिकमेंड करे, और साथ जो आपको डॉक्टर एहतियात होता है उस पर भी सख्ती से अमल करना है। और इस दौरान जो है अगर जो है आपको सर में दर्द होता है, बुखार होता है, या जिस्म में दर्द होता है, तो उसमें जो है पेन किलर जो है आपने ऐसे अन्यवा इस्तेमाल नहीं करनी, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं करनी। सिर्फ पैरास्टामोल फार्मूले में जो है वो पैनाडॉल है, कालपोल है, या फेब्रोल है, पेट्रोल वगैरह, ये वाली टैबलेट इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा और कोई भी पेन किलर इस्तेमाल नहीं करनी। अगर उल्टी वगैरह होती है, वोमिटिंग होती है, तो उसमें जो है वो भी एंटी एमिटिक जो ड्रग्स होती हैं, उल्टी को रोकने वाली दवाई जो है वो हर दवा इस्तेमाल नहीं करते। इसमें डाइजेस्टिन कैप्सूल होता है, डाइजेस्टिन कैप्सूल जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उससे जो है आपको इंशाल्लाह वोमिटिंग नहीं होगी। उसके अलावा अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम इन 3 मंथ में हो जाता है, लोअर एब्डोमेन पेन होता है या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर तभी आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास कंसल्टेशन लेनी है, उनसे चेकअप करवाना है, सारी अपनी हिस्ट्री बतानी है, वो आपको चेकअप करेगी, स्कैन करेगी। अगर तो उसमें थोड़ा सा इशू है तो आपको मेडिसिन लिख के देगी, अगर ज़्यादा है तो फिर उससे भी आपको आगाह करेगी मज़ीद। वो आपको जो है 3 मंथ से 5 मंथ के दरमियान जो है वो 2 मंथ की जो है मज़ीद मेडिसिन रिकमेंड करेगी, तो वो भी आपने मेडिसिन भी करनी है। साथ जो एहतियात बताया उस पर भी सख्ती से अमल करना है।
और इसके बाद जो है आपका बच्चा जो है तकरीबन चौथे से 5वें मंथ में जो है वो मूवमेंट पेट में शुरू कर देता है, हरकत शुरू कर देता है। उसकी हरकत को भी अपने मद्देनज़र रखना है कि बच्चे की हरकत जो है वो ना रुके, वो हरकत करता रहे, वो आपके लिए बेहतर है। तो अगर ऐसा कोई इशू होता है कि आपका बच्चा हरकत करना छोड़ देता है, तो आपने फिर फ़ौरन ही अपनी जो है डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है। और इस दौरान जो है वो एहतियात काफ़ी ज़्यादा करनी है। जो प्रेग्नेंट फीमेल है, जिसको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसको चाहिए कि वो बहुत एहतियात करे। बाज़ औक़ात होता है क्या है कि गाँव में ऐसे वो काम बहुत ज़्यादा करती हैं फीमेल, पाँव के बल बैठ के कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं या कोई और काम करती हैं। तो उस सिलसिले में उन्हें थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। जो एहतियात आपको लेटर बताया मज़ीद उस पर अमल करना होगा। और इसके साथ ही खुराक का भी ख़ास ख्याल रखना है कि ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करनी, तली चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, सख्त गर्म चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो उसके साथ आपने विटामिन्स से भरपूर जो है वो फल इस्तेमाल करने हैं, वेजिटेबल इस्तेमाल करनी है, तो दूध का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो है आपने उसके बाद जो है 5 से 6 से 7 महीने में फिर दोबारा आपने डॉक्टर के पास विज़िट करना है। वो तकरीबन आपका जो है वो बेसलाइन 5वें महीने में तकरीबन वो आपकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होती है, वो करवाएगी, जिसमें जो है वो ब्लड का टेस्ट होता है, सीबीसी होता है कि आप में ब्लड की कमी तो नहीं है। अगर है तो फिर वो उसके हिसाब से आपको मैनेज करेगी। अगर बहुत थोड़ी सी कमी है तो आपको आयरन की वो मेडिसिन देगी ओरली खाने के लिए, वो उससे आप रिकवर हो जाएंगे। इस तरह अगर उसे कुछ ज़्यादा है तो वो आयरन के वो इंजेक्शन होते हैं, वो थेरेपी करेगी, उससे फिर आप इंशाल्लाह बेटर हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो वो ब्लड ट्रांसफर का भी रिकमेंड कर सकती है। इस तरह वायरल मार्क होते हैं। वायरल मार्क का जो है वो रैपिड बीसीए वगैरह हो के ये भी करवाएगी। उसके बाद जो है आपका बीएसआर करेगी, शुगर का लेवल कराएगी कि आप में शुगर बढ़ तो नहीं गई। इसके अलावा वो जो ब्लड ग्रुपिंग कराएगी कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर खुदा ना खास्ता आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें आपका जो है ये सारी जो है आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि जो है एट ए टाइम कोई आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और इसके साथ ही जो आपको वो एहतियात बताया उस एहतियात पर सख्ती से अमल करें। और साथ ही मेडिसिन जारी रखें, आयरन की मेडिसिन और कैल्शियम विटामिन डी की मेडिसिन होती है वो भी साथ जारी रखेंगी। और इसके साथ ही जो है वो आपने ज़्यादा हैवी काम नहीं करना, ज़्यादा भारी काम नहीं करना। और खाना खाने के बाद जो है चहलकदमी वैसे करनी है, मतलब कि खाना खाने के लिए जाना। अगर खाएंगे तो ऐसे एपीडी हो जाएगी, आपको जो है वो स्टमक का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी वजह से जो है आपने खाना खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी कर लेनी है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके साथ फिर भी आपको वोमिटिंग आ रही है 3 मंथ के बाद भी, तो इसमें एक टैबलेट होती है ENVAP, NVP 10 mg में, तो वो 1 BD में, एक सुबह शाम में या 2 OD में, जो 2 गोलियाँ एक दफ़ा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है अपने साथ जो मेडिसिन आपको रिकमेंड करेगी ली डॉक्टर, वो भी साथ आपने खाते रहना है। और इस दौरान जो है अपने शुगर और ब्लड प्रेशर ये अपना जो है कंट्रोल में रखना है। बाज़ औक़ात होता है कि ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ जाता है। ज़्यादा जो है तली हुई अशिया से, नमकीन अशिया से और नमक से परहेज़ करना है। और अगर वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर आप गर्मियों का मौसम है, तो आपने जो है वो लिक्विड चीज़ें बहुत ज़्यादा लेनी है। और पानी की जो है वो कमी ताकि ना हो, बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो, आपको डिहाइड्रेशन ना हो। तो इस वजह से जो है आपने पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लेना है। ज़्यादा मिकदार मतलब जितनी प्यास लगती है या स्वेटिंग बाज़ औक़ात ज़्यादा आती है, वोमिटिंग होती है, तो लिक्विड चीज़ें आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ORS का इस्तेमाल करना है। थकावट वगैरह हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसमें फिर ये ORS जो है वो उसको इलेक्ट्रोलाइट को अनबैलेंस जो होते हैं उनको बैलेंस में ले आता है। इसी वजह से अगर आप गर्मियों में वोमिटिंग हो जाती है या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको जो है इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए आपने ORS का इस्तेमाल करना है। तो ORS इस्तेमाल करना है और साथ मिल्क भी इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जो है अपना चेकअप भी बगैर से करवाते रहना है। और इस दौरान जो आपको कॉम्प्लिकेशन आती है तो खुद से अपनी तरफ से कोई भी मेडिसिन नहीं खानी, बिल्कुल भी नहीं खानी, क्योंकि इससे जो है वो अबॉर्शन होने का खतरा होता है। तो इस दौरान जो है काफ़ी मेडिसिन जो कंट्राइंडिकेट हो जाती है, जो कि प्रेगनेंसी में जो है वो सेफ़ नहीं होती। चंद एक मेडिसिन होती है जो प्रेगनेंसी सेफ होती है, जो आपको गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको रिकमेंड करेगी वो खाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको मैदे की तकलीफ रहती है, यानी गैस रहती है, जलन रहती है, पेट में भरा होता है, कमर में दर्द होता है या कोई और प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए फिर आपने जो है वो 5वें महीने के बाद जो है PPI मेडिसिन होती है, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर में, जो ज़ोपेंट के नाम से आती है, 20 mg में, 40 mg में। तो ये आप एक रोज़ निहार मुँह ले सकते हैं, ये प्रेगनेंसी सेव होती है। और इसके साथ अगर 5वें 6वें महीने में वोमिटिंग आपको आ रही है, तो फिर उस पर डोम्पेरिडोन में मोटिलियम टैबलेट ले सकते हैं, दिन में 3 बार जो है खाना खाने से पहले ले सकते हैं। इसी तरह थोड़ी सी वॉक भी कर लिया करें और साथ मेडिसिन भी इस्तेमाल करें। इस तरह जैसे जैसे आप डिलीवरी के करीब जाती है, तो ये सारी मरहल जो है अपने एक तरतीब के साथ गुजारनी है। और इस दौरान जो है बेहतियाती बिल्कुल नहीं करनी। जैसे जैसे लीडर आपको जो है वो एहतियात बताया, उस पर भी सख्ती से अमल करना है। 7वें महीने में तकरीबन TT का इंजेक्शन होता है, वो भी इंजेक्शन हिफाजत से लगवाना है, ताकि माँ और बच्चा दोनों जो है इससे महफूज हो जाए। और उसके बाद जो है आपको
जो विज़िट करेंगे अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के बाद तो वो आपको बताएगी। अगर तो नॉर्मल डिलीवरी है तो वेल एंड गुड, जब आपके डेज़ पूरे हो जाएँ डिलीवरीज़ के तब वो आपको जो बताएगी पहले जो भी इसकी नॉर्मल डिलीवरी है या इसका सी सेक्शन जो है मस्ट है। तो एक बात जो ज़्यादा जो है अहम और ज़रूरी है वो ये है कि काफ़ी जो है लोग परेशान होते हैं कि अब हमारी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सी सेक्शन होगा या सीज़ेरियन होगा, तो उसके लिए हम कहाँ से पैसे लाएँगे, ये वो ऐसे मतलब काफ़ी परेशानी का सबब बनता है। तो उस परेशानी से बचने के लिए ये गवर्नमेंट ने एक मतलब कि सिस्टम बनाया है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है वो तो वैसे ही ऑलरेडी फ्री है, और अगर सी सेक्शन है या सीज़ेरियन है वो भी बिल्कुल फ्री है। वो कैसे आपको प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूँ। तो एम्बुलेंस सर्विस है गवर्नमेंट की 1034। तो अगर तो आपके यहाँ डिलीवरी की जो है वो डेट करीब है, पेन स्टार्ट हो गया है, लेबर पेन होता है जिसको कहते हैं बच्चे के दांत, तो वो अपने जो घर पे जो है वो एक तो है वो डिलीवर बिल्कुल ही नहीं कराना बच्चे को। जैसे जो है वो अनाड़ी लोग या दाएँ वगैरह से जो है वो देहात में करा लेते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी देहात से है, गाँव से है, और मुझे पता है कि काफ़ी लोग तकरीबन जो है 100 में से जो है तकरीबन 75% जो लोग हैं वो घर पे ही करवाते हैं। पता नहीं क्यों उनके दिमाग में क्या पड़ा हुआ है ऐसे ना कि मतलब कि नॉन क्वालिफ़ाइड बंदों से या किसी भी से भी हो, क्वालिफ़ाइड हो चाहे उसे घर में तो डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो है वो ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से माँ की डेथ हो सकती है, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बच्चा भी एक्सपायर हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो ख़तरे में हो सकती है। इसी वजह से जो है अपने घर में डिलीवरी बिल्कुल नहीं करवानी। और बसा औक़ात ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे देखने को आया है कि वो बच्चे में जो है नॉर्मल डिलीवरी तो होती नहीं है, ज़बरदस्ती से नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं, उससे माँ से मतलब कि ज़्यादा वहाँ पे दबाव प्रेशर डलवा के, तो वो जब बच्चा लेके वो डिलीवर हो जाता है तो बच्चा एक्सपायर हुआ था मैं उनके पेट के अंदर। तो क्या है भाई ये? ऐसे नहीं करना आपने। जैसे ही डिलीवरी की डेट करीब हो, आप जैसे ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट में होंगे तो आपको डिलीवरी की जो डेट बताएगी उसमें जो है वो नॉर्मल डिलीवरी अगर है तो 1034 गवर्नमेंट की एम्बुलेंस सर्विस है। आप 1034 को डायल करेंगे अपने मोबाइल से, तो वो आपसे चंद एक मालूमात लेंगी प्रेगनेंसी वाले के बारे में, तो वो फिर आपको जो है प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को जो है अटेंडेंट को वो ले जाएगी मकामी हॉस्पिटल में। वो आरएचसी भी हो सकता है, वो बीएचसी भी हो सकता है, टीएचपी भी हो सकता है और डीएचपी भी हो सकता है। तो वहाँ पे जाके आपका ये डिलीवरी का प्रोसेस होगा। तो वहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल भी। आपका जो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस है, ₹1 भी नहीं लगता, वहाँ पे बिल्कुल भी फ्री है। अगर वहाँ पे खुदा न खास्ता छोटे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप एपिज़ाइड जिसे कहते हैं, तो वो वहाँ पे भी सहूलत होती है, और वहाँ पे क्वालिफ़ाइड अमला भी होता है, क्वालिफ़ाइड डॉक्टर्स भी होते हैं, और तमाम किस्म का अमला वहाँ पे मौजूद होता है। ऑक्सीजन भी अवेलेबल होती है, खुदा न खास्ता माँ को ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको अल्टरनेट वहाँ पे मौजूद होता है, फ्लूइड भी होते हैं, और साथ ऑक्सीजन भी होती है। उससे बच्चे की सेहत भी सेव हो सकती है और माँ की, दोनों सेव हैं। तो ज़रूरी है आपने घर में डिलीवरी करा के ऐसे जो है आप किसी को अनाड़ी बंदे को लेके वहाँ पे 5-10 हज़ार का खर्चा करके तो ऐसे करेंगे। दूसरी बात ये है अगर उसकी सी सेक्शन मस्ट है, सिज़ेरियन मस्ट है, तब भी वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। वो क्या है, वो अब तो पहले था कि जिसका सेहत कार्ड होता था उसको फ्री होता था, लेकिन अब तो है कि जिसका अगर शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो उस शनाख्ती कार्ड पे उसकी जो है वो फ्री है। सी सेक्शन, सिज़ेरियन उसमें मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल रिकमेंडेड है, जैसे एरिया से आप कॉन्टैक्ट हों, तो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि अगर आप क्योंकि गाँव में देहात में जो लोगों को पता नहीं होता, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं या जो एजुकेटेड वेल एजुकेटेड लोग हैं, उनका हक ये बनता है। मेरा उन तक ये पैगाम है, ये लोग जो लोगों में अवेयरनेस पहुँचाएँ, बताएँ उनको कि भई आप घर में डिलीवरी ना करवाओ, इसके ये नुकसान है। आप जो हॉस्पिटल में कराओ उसके ये फ़ायदे हैं। और इसके अलावा जो है आप जो ऐसे क्यों पैसों के मामले में परेशान हो कि हमारा सीज़ेरियन आने वाला है या डिलीवरी आने वाली है, उसका जो सी सेक्शन होने वाला है, बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, उसके लिए हम जो है अपने जानवर को बेचें, हम अपनी ज़मीन को दाँव पे लगाएँ या कोई ऊपर-नीचे नुकसान करके तो पैसों का इंतज़ाम करें। क्यों भई? जब एक फ्री आपके पास फैसिलिटी है, तो आप उससे फ़ायदा उठाएँ। आपके जो है इलाके में जो ऐसे गरीब लोग हैं जिनको नहीं पता, आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको उनमें अवेयरनेस पर ले डालें, उनको बताएँ कि भई ऐसे-ऐसे है, आपको जो है घर की दहलीज पे आपको यहाँ से एम्बुलेंस फ्री गवर्नमेंट की ले जाएगी और गवर्नमेंट अस्पताल में फ्री डिलीवरी करवाएगी, नॉर्मल डिलीवरी की सूरत में। और अगर ऑपरेशन भी करवाना है तब भी ये फ्री है। आपकी जो रिकमेंडेड हॉस्पिटल है वो उनको बताएँ कि फलाँ-फलाँ अस्पताल में जो है ये आपके जो एरिया में आते हों, आप नेट पे सर्च करें, वहाँ पे आ जाएगा कि कौन से हॉस्पिटल आपको वहाँ पे है, कॉन्टैक्ट में है, तो वहाँ पे उसको रेफ़र करें, ले जाएँ, साथ जाएँ हो सके तो, उससे फिर उसकी जो है डिलीवरी जो है वो क्या नाम है सेक्शन या सी सेक्शन हो गया या सिज़ेरियन फ्री हो जाएगा, उससे जो है उसका भला हो जाएगा, आपको भी इसका अल्लाह पाक अजर देगा। इसलिए हम सबका ये हक बनता है कि हम जो ऐसे तबके के लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, देहात के रहने वाले हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनमें ये अवेयरनेस फैलाएँ
कि भी ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट है, आप ये सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। आप एक पढ़े लिखे हैं और आप किसी अनपढ़ की ऐसे है अपने इलाके, गली मोहल्ले की या बस्ती वाले की या किसी की भी वो मदद कर देते हैं, तो उसका अल्लाह पाक आपको रिवार्ड देंगे, इनका जो अजर देंगे। इससे क्या होगा, एक तो ये है कि माँ और बच्चे दोनों की डेथ का जो खतरा होगा वो जान बच जाएगी उसका। फिर एक इंसानियत की जान बचाना तो पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है, तो उसका फिर आपको अजर मिलेगा। उसके अलावा जो उसकी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी, उसका भी आपको अजर मिलेगा। तो इसका रिवार्ड जो है बंदे से आप तो एक तो मतलब कि वो न रखें कि तब वो आपसे खुश होगा। तो बंदे तो ऐसे होते रहते हैं, आप उन पे तवक्कुल ना रखें, आप अल्लाह की रज़ा के लिए करें और अल्लाह पाक आप इसका आपको अजर देगा इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक जो है वो ये काम अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, किसी के साथ जो है वो हेल्प करना, उसकी जो है और सही गाइडेंस करना, रहबरी करना, उसको खुश करना गरीब को। और उसके अलावा जो है उसके मतलब के किसी बगैर किसी लालच के उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना और उनकी जो है इंसानियत की जान बचाना, ये अल्लाह पाक को काम बहुत पसंद है। वो अल्लाह पाक जो है इसका फिर रिवार्ड देता है। अल्लाह पाक जो है वो अपना एहसान जो है अपना पा नहीं लेता, वो इसका जो बदला आपको दुनिया में देगा और आखिरत में भी। तो अल्लाह पाक आपके घर में भी बरकत नाज़िल कराएगा, आपके जो है माल दौलत में भी बरकत देगा, आपके अहल व अयाल में भी बरकत देगा और आखिरी ज़िंदगी में भी इंशाल्लाह आपको इसका रिवार्ड मिलेगा। इसीलिए आप सबसे जो आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, इसको जो आगाही को फैलाएँ लोगों में कि ये दोनों सूरतों में आपको फैसिलिटी फ्री मिली जा रही है, तो आप लें उसको। हाँ, जो पैसे वाले बंदे हैं उनको चाहिए वो जहाँ से मर्ज़ी दुनिया में कहीं से भी अपना वो करवा सकते हैं। उनके पास पैसे अल्लाह पाक ने उनको दिया है, तो वो उनकी मर्ज़ी है। अब जो गरीब हैं बेचारे वो ऐसे रुलते फिरें, तो उनको चाहिए कि वो ज़्यादा परेशान ना हों, वो टेंशन ना हो। तो वो तब नहीं होंगे जब आप उनकी हेल्प करेंगे। आप तो मैं ऐसे जब अब हम इलाके में बताएँगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे, भई ये सहूलतें हैं, ऐसे-ऐसे है। आप क्यों परेशान होते हो? आप क्यों टेंशन में होते हो? आप ऐसे-ऐसे इन बातों पे अमल करते हो, इंशाल्लाह आपको जो है सारा फ्री काम है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे उनमें अवेयरनेस फैलाएँगे, ऐसे उनको खुशी की बातें बताएँगे, तो वो इससे खुश होंगे। उनको पता नहीं है देहात में बहुत से लोगों को ये क्या सहूलत है, कैसे है, किस तरह है। तो वो एक अजीब समझते हैं, मतलब कि एक अनपढ़ जाहिल लोग बेचारे होते हैं, तो वो समझते हैं कि अब कैसे हॉस्पिटल में जाएँ, आगे से कैसे हम फ़ोकस करें या किस तरह की कोई स्टेप बाय स्टेप जैसे होता है, एम्बुलेंस को बुलाओ जी, उसके साथ जाओ, फिर आगे फिर वहाँ पे ऐसे मतलब कि एक हिचकिचाहट सी उनको होती है, तो वो उधर ही घर पे पैसा लगा के वो नुकसान को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जाने का वारा नहीं करते। इसीलिए आपसे गुज़ारिश है, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, जो वैसे वेल एजुकेटेड लोग हैं, उनसे ये मेरी मुअद्दबाना गुज़ारिश है कि वो जो है अपने इलाके में अवेयरनेस फैलाएँ। अपने इलाके में, इलाके गली में, मोहल्ले में, अपने पड़ोसी पड़ोसी जो आपके हो गए, आपके जो हमसाए हो गए, सबको ये बताएँ, भई अगर ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है तो वो आप ऐसे-ऐसे जो है आपने करना है, तो आपको इसका बहुत से रिलीज़ मिलेगा। आपको बहुत मतलब कि कोई टेंशन नहीं होगी, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप परेशानी से बचने के लिए इस बात पर अमल करें। तो इंशाल्लाह आपकी इसी इक़दाम की वजह से एक गरीब की जो है वो खुशी मिलेगी, टेंशन दूर होगी और वो खुश होगा। जब वो गरीब खुश होगा तो अल्लाह पाक आपसे खुश होगा, अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह पाक जो है वो रहम फरमाए। अल्लाह पाक जो हमें किसी और की मदद के लिए मददगार बनाए और हमारी मदद के लिए अगर हमको किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी और को मददगार बनाए जो हमसे भी ऊपर बढ़कर हो। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।